हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डेटर मैनेजमेंट। मैं आपको डेटर के साथ ही क्रेडिटर मैनेजमेंट भी करा दूंगा, जिसका नाम है रिसीवेबल या पेबल मैनेजमेंट। जिस भी नाम से बुलाना चाहो उस नाम से बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। यही हमारा चलता रहेगा। मासूम सा छोटा सा चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा। आओ बिना कोई टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये वर्किंग कैपिटल के अंदर ही बेटा एक पार्ट आता है रिसीवेबल और पेबल मैनेजमेंट। देखो, आपको सबसे पहले मैं ये चीज बता देता हूं। जब भी आप चलोगे, जैसे आपको स्पेस, यहां पर कहीं स्पेस हो, हाँ जैसे यहां स्पेस है मान लो, तो वर्किंग कैपिटल एक चैप्टर है आपका, ठीक है। तो आईसीएआई ने बेटा क्या कर रखा है, वर्किंग कैपिटल के अंदर 5 चैप्टर डाले हुए हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर हैं सारे सुनो। एक तो हो गया डेटर, एक हो गया क्रेडिटर। ये तो हो गए जो अपन आज कर लेंगे। डेटर हल्का सा बड़ा, क्रेडिटर बहुत छोटा मासूम सा, केवल 2 क्वेश्चन है पूरे स्टडी मटेरियल में, आज ही करा दूंगा हाथ के हाथ, ठीक है। अच्छा सर, एक है कैश, कैश मैनेजमेंट अलग से कराऊंगा। एक है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को तो कराया ही नहीं जाता। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि इन्वेंट्री को बोल दिया जाता है आप कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। इसके बाद एक आता है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। तो अपन सारा कुछ करेंगे। अभी मैं आपको करा रहा हूं क्रेडिटर और डेटर, या रिसीवेबल या पेबल। बिल्कुल ठीक सर, थम्स अप, एकदम सही है। अगला करेंगे कैश। कैश के बाद इन्वेंट्री को यहां नहीं कराया जाता। इवन आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में लिखा है, आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो, कॉस्टिंग में पढ़ लो। हमें पूछना होगा, हम यहां पर भी पूछ लेंगे, पहले बता रहे हैं। और साथ में वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, वो तो पूरा चैप्टर है ही है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले रिसीवेबल को पढ़ेंगे पूरा का पूरा। तो रिसीवेबल चैप्टर है क्या, ध्यान से सुनना। रिसीवेबल का मतलब डेटर होता है, आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो, आपको ये चेक करना है कि मैं क्रेडिट डेटर की जो पॉलिसी है, मतलब जो मेरी क्रेडिट पॉलिसी है, जैसे मैं किसी को 10 दिन का उधार दे रहा हूं, 20 दिन का उधार दे रहा हूं, 30 दिन का उधार दे रहा हूं, तो मेरे को अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अलग भाषा में बोलूं, मेरे को अपना कलेक्शन पीरियड ऊपर करना चाहिए, नीचे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि क्रेडिट या कलेक्शन पीरियड को बढ़ाओगे तो बढ़ाने से सेल बढ़ेगी, बैड डेट बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। तो कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, दोनों को कंपेयर कर लेना। यहां तक सही है सब कुछ? हाँ सर सही है। आओ देखो, समझते चलना। स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी में आप बनाओगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जितने ऑल्टरनेटिव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने हैं सारे बना दो, ठीक है सर। अब सबसे पहले डालो एनुअल क्रेडिट सेल कितनी है पूरे साल की। पूरे साल की क्रेडिट सेल डालो, और ध्यान रखना सिर्फ क्रेडिट डालना, कैश से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट सेल डाली, दोनों कॉस्ट माइनस करो। सारे पॉइंट जो क्वेश्चन में आते जाएंगे ना, सारे डिस्कस करते चलूंगा। दोनों कॉस्ट माइनस करो, वेरिएबल भी माइनस करो, फिक्स भी माइनस करो, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट माइनस करना। सर अगर मेरे को पेपर में सिर्फ एक ही कॉस्ट दे रखी है वेरिएबल, तो बेटा खाली वेरिएबल करना। खाली फिक्स दे रखी है, खाली फिक्स, दोनों दे रखी है, दोनों माइनस करो। ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर बेड डेट और एडमिन कॉस्ट। मतलब बेड डेट और एडमिन कॉस्ट से पहले का। सिंपल सी बात बोलूं तो ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल में से सारी कॉस्ट माइनस करिए, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट नहीं है, ठीक है। अब इसमें डेटर के और भी कुछ खर्चे होते हैं। सर डेटर के और खर्चे मतलब एक खर्चा आएगा बेटा बेड डेट का और कैश डिस्काउंट का। बात समझना, मेरे को डेटर से पैसा लेना है। अब उसमें से तो कुछ तो निहायत ही बदतमीज नालायक इंसान होंगे जो पैसे देंगे ही नहीं। वो कौन से हो गए? बेड डेट, डूबता पैसा, नहीं दे पाए किसी वजह से, भाई मेरा नुकसान है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोगों को मैं क्या बोलूंगा, भाई 30 दिन का तुम्हें उधार दिया है, अगर तुम मुझे पहले 5 दिनों में पैसा दे दोगे तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट दूंगा। तो कैश डिस्काउंट भी तो एक खर्चा हो गया, वो भी माइनस होगा, ठीक है सर। एक है कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप डेटर से पैसा लाने के लिए आपने एक वसूली भाई को रखा है, आप उन्हें कॉल कर रहे हो, ऐसे देखो, ऐसे कॉल कर रहे हो, कॉल करके दिखाता हूं, देखो, टुक 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 टुक, हेलो हेलो हेलो, अरे पैसा दे दो, अरे पैसा दो, आज ये तारीख आ गई, पैसा दो। अगला महीना कह रहा, अगला बंदा कह रहा फरवरी की 30 तारीख को दूंगा। फिर मैंने कॉल करी, अरे फरवरी की 30 तारीख नहीं होती। ये कौन से खर्चे हैं? ये है सारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, फालतू खर्चे, ठीक है। सारे माइनस करे। सारे माइनस करने के बाद आप पहुंच गए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कौन सा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? बिफोर टैक्स वाला, अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आप माइनस करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो रेट है वो बिफोर टैक्स है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ फंड भी बोल सकते हैं, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। सर ये क्या होता है, एक बार बताओ।
अगर मैंने अपना सामान डेटर को बेचा है, इसको मैं अपना सामान नहीं बेचता, तो मेरा पैसा ब्लॉक नहीं होता। आज मैंने उसको सामान बेच दिया, मुझे पैसे 2 महीने बाद मिलेंगे, तो जो मेरी लागत है, लागत सेल नहीं, जो मेरी लागत है, दैट मीन्स मेरी जो कॉस्ट लगी है सारी, वो पैसा मेरा ब्लॉक हो गया। अगर वो पैसा ब्लॉक नहीं होता, मैं वहां से पैसा उठाता, बैंक में रख देता, तो मेरे को कोई कमाई तो मिलती, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी। सही है सर। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा मेरा ये नेट बेनिफिट आ गया बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का बेनिफिट। अब आप टैक्स माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स। जिस भी पॉलिसी में नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स आपका सबसे ज्यादा आ रहा होगा, उसे चूज कर लेना। यहां तक सही है सब कुछ? हाँ सर सही है। अब एक बात सुनो, आगे लिखा हुआ है नोट पर, मैं आपको यही बता देता हूं। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है 10%, कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो अपन हमेशा मानते हैं ये प्री टैक्स है, मतलब टैक्स से पहले। अगर टैक्स से पहले है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टैक्स से पहले माइनस कर देना, जैसे यहां पर भी कर रखा है, देखो टैक्स से पहले माइनस करा, कोई झंझट नहीं है। बट अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 8% और आगे लिख दिया आफ्टर टैक्स, मान लो कभी लिख दिया आफ्टर टैक्स या पोस्ट टैक्स, पोस्ट का भी मतलब ये होता है जैसे प्रीपेड और पोस्ट पेड, पोस्ट पेड मतलब बाद में जब आप पैसे देते हो, तो पोस्ट टैक्स का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब टैक्स के बाद माइनस होगी, तो पहले टैक्स माइनस होगा फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कुछ नहीं लिखा या बिफोर टैक्स लिखा है तो हम हमेशा टैक्स से पहले ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। अगर कभी लिखा है आफ्टर टैक्स तो आप टैक्स के बाद माइनस करोगे। थम्स अप, क्लियर है? बिल्कुल हाँ सर क्लियर है। एक बात और सर, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कौन से पैसे पे निकलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ निकलेगी बेटा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। इसके अलावा आप कुछ नहीं लोगे, ना तो आप बेड डेट लोगे, ना आप बेड डेट लोगे, ना आप कैश डिस्काउंट लोगे, ना आप क्रेडिट के एडमिन का खर्चा यानी वसूली भाई का खर्चा लोगे। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन बता रहा हूं, रीजन सुनो। क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में अपन ने डिस्कस करा है, लेकिन मैं अभी आपको रीजन समझा रहा हूं, रीजन समझना। मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैंने सुधांशु, एक बच्चा है, मैंने सुधांशु को कोई सामान बेचा। अब सुधांशु को मैंने कोई सामान बेचा, मेरे पास 20 दिन या 1 महीने बाद पैसा आने वाला है, तो मेरी लागत कितनी लगी हुई है उसमें? मेरी लागत लगी हुई है जस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो वही पैसा तो मेरा ब्लॉक है ना। अगर मैं वही पैसा उठा के बैंक पर रखता तो मेरे को रिटर्न मिलता। यहां तक सही है? हाँ सर सही है। अब बात समझो, मैं सुधांशु को कॉल कर रहा हूं, ठीक है, अभी तक पता नहीं था, मैंने सामान बेच दिया, अब मैं सुधांशु को कॉल कर रहा हूं, टुक 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 टुक, मैंने सुधांशु, अरे भाई पैसे आने 10 लाख रुपए, अरे भाई पैसे आने 10 लाख। अब हुआ क्या, सुधांशु पूरी ट्रांजेक्शन हो गई, सब हो गई, मेरे पास पैसे आए 9.5 लाख, लास्ट में 50,000 नहीं आए। ये मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता था। तो उस 50,000 का जो बेड डेट हुआ उस पे बैंक मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं देगा। बैंक तो कहेगा जितनी तुम्हारी लागत थी, बस तुमने मेरे पास वो पैसा रखवाया था, मैं बस उस पे इंटरेस्ट दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। तो ना तो बेड डेट पे। फिर मैंने सुधांशु को दोबारा कॉल करा, टुक 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 टुक, मैं कहा अरे अगर तू मेरे को 10 दिन में पैसा देगा मैं 2% का डिस्काउंट दूंगा। बैंक कहेगा भाई तुम्हें जो मर्जी ट्रांजेक्शन करनी है करो, तुम्हारी लागत थी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, मैं सिर्फ तुम्हें उस पे पैसा दूंगा। अगर तुमने कल को सुधांशु के यहाँ कोई वसूली भाई भी भेजा तो मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो इंटरेस्ट हमेशा वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पे मिलेगा और किसी पे नहीं मिलेगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। आओ नोट्स पढ़ाता हूं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है कॉस्ट ऑफ फंड, रिक्वायर रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर बिफोर टैक्स है तो उसको टैक्स से पहले माइनस कर देना। अगर ये सब कुछ आफ्टर टैक्स है तो इट मस्ट बी डिडक्टेड आफ्टर टैक्स, बता दिया। और सुनो, कॉस्ट ऑफ फंड, रिक्वायर रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट ओनली, देयर इज नो अदर कॉस्ट। ना तो इसमें कभी बेड डेट आएगा, ना कैश डिस्काउंट, ना क्रेडिट एडमिन। और जो ये कॉस्ट आ रही है ना वेरिएबल और फिक्स, ये भी सिर्फ किसकी लेनी है? क्रेडिट सेल की, कैश सेल की मत लेना। जो क्रेडिट सेल की वेरिएबल और फिक्स है बस उतनी ही कॉस्ट आएगी। एक जगह आईसीएआई ने गलती भी कर रखी है, आपको बता दूंगा, ठीक है, सही है सब कुछ। कॉस्ट ऑफ फंड, रिक्वायर रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा? देखो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बताता हूँ। आपकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कितनी लगी? आपकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कितनी लगी? मान लो आपकी वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट पूरे साल की मान लेते हैं 12 लाख लगी, पूरे साल की 12 लाख है। पहले तो उसको डिवाइड कर दो 12 महीने से, 365 दिन से या 52 वीक से डिवाइड कर दो। अब मेरे को देखो कलेक्शन पीरियड क्या है मेरा, क्रेडिट नहीं बोला, कलेक्शन पीरियड, मतलब मेरे को पैसा आने में, कलेक्ट होने में टाइम कितना लगा। अगर वो 2 महीने हैं तो 2 महीने के लिए मेरा पैसा ब्लॉक था, पूरे साल का निकाल करके 1 महीने का निकाला, फिर 2 महीने आ गया। या नॉर्मल समझो 12 लाख को मैंने 2 महीने में कन्वर्ट कर दिया, कितना है, और इस पे मुझे बैंक कितना % रेट दे रहा है वो ले लो, सिंपल है। हाँ सर क्या क्रेडिट और कलेक्शन पीरियड अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। समझो
मैंने सुधांशु को बोला भाई 2 महीने का उधार है। अब तुम्हें किताबी भाषा में तो बहुत अच्छा लगता है 2 महीने का उधार है, तुम्हें लगता है क्या 2 महीने में सामने वाला बंदा पैसे दे देगा? होने को वो मेरे को पैसा 40 दिन में भी दे सकता है कि मैंने 40 दिन में उससे पैसा कलेक्ट कर लिया, होने को वो मेरे को 90 दिन में भी पैसा देता है। तो हमेशा कलेक्शन पीरियड देखा जाता है, क्योंकि पैसा जो ब्लॉक है वो कलेक्शन पीरियड के लिए है, क्रेडिट पीरियड के लिए नहीं। तो बात समझना, क्रेडिट पीरियड को काटा मार दो, हमारे लिए काम का नहीं, हमारे लिए काम का है कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ठीक है सर। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको ये वाला समझा दिया, दूसरा फॉर्मूला क्या है अभी समझाता हूं। देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फंड व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइड बोथ एवरेज कलेक्शन और क्रेडिट पीरियड। अगर क्रेडिट और कलेक्शन दोनों होंगे तो हम सारा काम सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्रेडिट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये क्या लिखा है डीटीआर? डीटीआर का मतलब होता है बेटा डेटर टर्नओवर रेशियो। तो बेसिकली जो आपका डेटर टर्नओवर रेशियो होता है वो क्या होता है? डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है 365 52 या 12 डिवाइडेड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड। एसीपी का मतलब है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो जस्ट वो इस वाले प्रोपोर्शन का उल्टा होता है डेटा टर्नओवर। तो अगर कभी क्वेश्चन में डेटा टर्नओवर रेशियो दे रखा है और आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है तो डेटा टर्नओवर रेशियो को उल्टा कर दो, उल्टा घुमा दो, पलटी मार दो उसकी, बस खत्म हो गया। अब तुम यहां तक पहले मेरे को थम्स अप दे दो, क्या यहां तक आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर है या नहीं है, बता दो। अगर आपको यहां तक सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर है तो अपन आगे चल सकते हैं। बोलो, थम्स अप दे दो, मैं जब तक पानी पी लूं। यहां तक सही है तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आईसीएआई का इलस्ट्रेशन है, आपको देख के पता चल रहा है आईसीआई का है। यहां तक चैट पे लिखना बेटा, सब क्लियर है? आओ इलस्ट्रेशन देखो क्या है। अ ट्रेडर हुज करंट सेल आर इन द रीजन ऑफ 6 लाख पर एनम। कितनी सेल है? 6 लाख रुपए। अभी हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं? टोटल, इंक्रीमेंटल पे अभी नहीं आया। ठीक है, एन एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का, वांट टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी। ठीक है, अ स्टडी मेड बाय अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन समझो ध्यान से, क्या है आप अपने कलेक्शन पीरियड को बढ़ाना चाहते हो। देखो इंक्रीज लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? इंक्रीज। अब यहाँ इंक्रीज का मतलब क्या है बेटा? मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, चैट पर जरूर लिखना। ठीक है, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, तो पहले था 30, अब कितना हो गया? अब हो गया 40। दूसरे में पहले था 30, अब कितना हो गया? अब हो गया 50। फिर था 30, यहां पर कितना हो गया? यहाँ हो गया 60। यहां पर था 30, यहां पर कितना हो गया? 75 डेज। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका बढ़ता चला गया यहां पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनो, आगे लिखा है इंक्रीज इन सेल। अगर सेल में इंक्रीज, पहले सेल थी 6 लाख की, अब हो गई 6.3 लाख की, 6,30,000। पहले सेल थी 6 लाख की, अगले में हो गई 6,48,000। ऐसे ही यहाँ हो गई 6,75,000, यहाँ हो गई 6,90,000। ठीक है, 6 लाख सब में जुड़ गए। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटीसिपेटेड। यहाँ इंक्रीज नहीं लिखा। अगर यहाँ इंक्रीज नहीं लिख रहा तो ये नॉर्मल बेड डेट है, और नॉर्मल बेड डेट की परसेंटेज हमेशा लगती है सेल्स पे, ध्यान रखना। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, बेड डेट की परसेंटेज हमेशा सेल पे लगाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 3 रुपए। सेलिंग प्राइस 3 है। अब एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 3 है और मेरी सेल 6 लाख रुपए की है तो 2 लाख यूनिट हो गए क्या? यूनिट हो गए 2 लाख। अब ध्यान से सुनना बेटा, 2 लाख के यूनिट हो गए। एवरेज कॉस्ट है 2.25, एवरेज कॉस्ट है, तो एवरेज के अंदर तो वेरिएबल और फिक्स दोनों होगी, और इसमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 2। अगर वेरिएबल 2 है तो 2.25 में से 2 माइनस कर दो, 0.25 आ गया। तो ऐसे कर देते हैं, 2 लाख इंटू में 0.25, मतलब फिक्स कॉस्ट आ गई 50,000 की। तो फिक्स कॉस्ट जो 50,000 है ये हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करी, फिक्स कॉस्ट आया। फिक्स कॉस्ट को जितनी प्रेजेंट पे है उतनी ही हर जगह रहेगी। ठीक है सर, आगे करंट बेड डेट का लॉस है 1%, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, रिक्वायर रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20% है, 360 दिन है। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत आसान है। हमने क्या पढ़ा था, पूरा सेम है क्वेश्चन, देखो पूरा सेम। क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एग्जिस्टिंग का और उसके आगे 4 कॉलम है, 4 बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे सुनो, सबसे पहले आप लिख लो क्रेडिट सेल। ऐसा फॉर्मेट नहीं रखो जैसा मैंने बोला वैसे ही रखना। सबसे पहले लिख लो क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी हो गई? पहले 6 लाख, अगले में 6.30, 6.48, 6.75, 6.90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी हो गई? क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल में से सारी कॉस्ट माइनस करो, वेरिएबल और फिक्स। अब देखो वेरिएबल कितनी थी, तो भाई वेरिएबल थी 2 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल ये थी ना, ये देखो दे रखी है, वेरिएबल है 2 रुपए पर यूनिट। तो यहां पर हो गई 2 रुपए पर यूनिट है, और यूनिट कितने थे? 2 लाख। ठीक है, आगे यूनिट कितने हो जाएंगे? तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स पहले ही निकाल लो। क्या आप नंबर ऑफ यूनिट्स पहले निकाल सकते हो? हाँ, 3 रुपए के हिसाब से यहाँ आ जाएंगे 2 लाख। यहाँ कितने आएंगे? 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से आ गए 2,10,000।
यहाँ पर 3 रुपए के हिसाब से यूनिट कितने हो गए, यूनिट हो गए 216। ऐसे आप सारे यूनिट निकाल लो, जब सारे यूनिट आएंगे तो 2 रुपए के पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल आ गई, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल और फिक्स का टोटल कर दो क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में काम आएगा। ये कर दिया वेरिएबल और फिक्स का टोटल, ठीक है सर। अब सेल में से ये दोनों माइनस करे, सबसे पहले सेल में से दोनों माइनस कर दो जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर बेड डेट। अब बेड डेट माइनस करो, बेड डेट की परसेंटेज लगेगी किस पे, सेल्स पे। माइनस करके ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, यहां तक सही है। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद क्या निकालना, खाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे निकलेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये देखो आपने सबका वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग अलग करा हुआ है। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का टोटल है, ये देखो यहाँ निकाल रखिए। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट ले लेंगे पहले ये इसने फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखाई पूरी, फिर वेरिएबल और फिक्स, ये देखो ये हो गया वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, सही है बिल्कुल। अब वेरिएबल फिक्स कॉस्ट ये तो पूरे साल की है, ऐसे समझना, ये तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पूरे साल की है और मेरा कलेक्शन पीरियड डेज में है, तो पहले इसको डिवाइड करा 360 दिन से, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। साल में कितने दिन, 360, मल्टीप्लाई करा जितना मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड है, जैसे पहले में 30 है, दूसरे में 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 75, इतना इतना है, हाँ। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आगे रेट से, आगे रेट से 20% से, ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझे ये बोलते हैं सर रेट भी तो पूरे साल का होगा। बेटा जब आपने अमाउंट को 20 दिन का या 30 दिन का निकाल दिया, अगर अमाउंट 30 दिन का है तो फिर इंटरेस्ट थोड़ी ना करोगे दोबारा 30 दिन का, इंटरेस्ट तो सेम रखेगा ना। या तो अमाउंट को कन्वर्ट करो या रेट को कन्वर्ट करो, दोनों को कन्वर्ट नहीं करते। तो आईसीएआई हमेशा अमाउंट को कन्वर्ट कर लेता है, उसने अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया और आगे क्या लगा दिया, रेट। ये क्या आ गई, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। यहाँ पे लिख दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दी, नेट बेनिफिट आ गया। इस क्वेश्चन में तो टैक्स भी नहीं था। अब सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट कहाँ आ रहा है, पॉलिसी ए में आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, पॉलिसी ए मेरी सबसे बढ़िया और बेहतरीन पॉलिसी है। समझ आ गया, बताओ सब सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। ये सब सही है, सही है सर, आगे चल सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं ना, यहाँ से आगे, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। आगे सुनो, ये कौन सी अप्रोच थी, टोटल अप्रोच। अगर आप इसी क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल से करना होता तो पता है कैसे करना है, देखो मैं आपको पहले यही बता देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन इंक्रीमेंटल से करना तो पेपर में कैसे करना, आईसीएआई के फॉर्मेट को मैं थोड़ा और बढ़िया बना के बताऊंगा आपको, तो आप वैसे करके आना पेपर में। देखो अगर यही क्वेश्चन इंक्रीमेंटल से करना हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट में हमेशा टोटल से करा करो क्योंकि टोटल आसान होता है। इंक्रीमेंटल से आएगा, क्या करोगे, सबसे पहले इंक्रीमेंटल से आप यहां पर निकाल लो प्रॉफिट, या निकाल लो प्रॉफिट बिफोर बेड डेट। प्रॉफिट बिफोर बेड डेट कितना आ रहा है, पहले नॉर्मल निकाल लो, हर पॉलिसी का नॉर्मल निकाल लिया, प्रॉफिट बिफोर बेड डेट। अब आप यहां निकालो, अलग पेन से बता देता हूं, हाँ यहां निकालो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर बेड डेट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है बिफोर बेड डेट, बेड डेट से पहले इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना होगा, पहले वाला डैश होगा। इन दोनों में डिफरेंस देखो, फिर फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस देखो, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फिफ्थ में। हमेशा फर्स्ट का डिफरेंस आगे वालों से देखते हैं, ठीक है सर। फिर आपने बेड डेट लिखा, बेड डेट के नीचे एक चीज जोड़ दो, क्या, इंक्रीमेंटल बेड डेट। ये होती है बस इंक्रीमेंटल अप्रोच, इंक्रीमेंटल बेड डेट। इंक्रीमेंटल बेड डेट कितना आएगा, पहले से दूसरे को कंपेयर करो, पहला तो जीरो होगा, पहले से तीसरे को कंपेयर, पहले से चौथे को, पहले से पांचवे को, ये क्या आ गया, इंक्रीमेंटल बेड डेट। फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो, जैसे नॉर्मल निकालते हो पहले वही निकालो, अब माइनस करना इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, पहला जीरो, पहले और दो को कंपेयर, पहले और तीसरे को, पहले और चौथे को, पहले और पांचवे को। मतलब टोटल से ज्यादा काम है इंक्रीमेंटल में, टोटल सारा चलेगा और हर स्टेप को दिखाना पड़ेगा इंक्रीमेंटल। अगर आप सोचो मैं सिर्फ लास्ट वाले को दिखा दूं, आईसीएआई मार्क्स नहीं देगा। सेम ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, फिर दिखाओगे इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहली जीरो, फिर ये, फिर ऐसे कंपेयर करते जाओ, सही है। और लास्ट में आ जाएगा इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट, इस तरीके से दिखाकर आओगे। ये देखो समझना, सबसे पहले यहां तक का तो सारा काम सेम है, प्रॉफिट बिफोर बेड डेट एडमिन कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले आप दिखाओगे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर बेड डेट एंड एडमिन कॉस्ट। मैंने बताया इंक्रीमेंटल में पहला हमेशा जीरो होगा और आगे सबको एग्जिस्टिंग से कंपेयर करोगे। फिर आपने दिखाया बेड डेट, ये कौन से बेड डेट है, ओरिजिनल, मतलब जितने जितने बेड डेट है। ओरिजिनल लिखने से अच्छा मैं ये लिख देता हूं एक्चुअल बेड डेट से,
जितने जितने बैड डेट हुए वो दिखाओ, फिर इसका इंक्रीमेंटल दिखाओ, इसका इंक्रीमेंटल दिखा दोगे, पहला 0 और आगे कंपेयर करके दिखा दोगे। सेम कैश डिस्काउंट फिर इंक्रीमेंटल, मतलब पहले हर आइटम को नॉर्मल दिखाना है फिर इंक्रीमेंटल दिखाना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एडमिन फिर उसका इंक्रीमेंटल, और लास्ट में दिखा दो इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ फंड माइनस करो, फिर उसमें से क्या माइनस होगा, इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और लास्ट में आ जाएगा इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जिसका हायर बेनिफिट आ रहा हो उसे ले लेना। यहां तक तो सही है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इंक्रीमेंटल पे सेम क्वेश्चन बताता हूं, देखो सेम क्वेश्चन। यहां तक सही है, परफेक्ट है, सब बच्चे कह रहे हैं एकदम सही है, आ जाओ, ठीक है। अभी देखो अगर यही क्वेश्चन इंक्रीमेंटल से करना होता, अब इन्होंने इंक्रीमेंटल पे क्या करा है मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने इंक्रीमेंटल पे सेल और वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, इन्होंने सेल और वेरिएबल कॉस्ट को भी दिखाया। अगर आप ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आईसीएआई कई बार सजेस्टेड आंसर में क्या करता है, सबसे पहले लेगा सेल्स, माइनस करेगा वेरिएबल, माइनस करेगा फिक्स, यहां पर दिखाएगा प्रॉफिट बिफोर बेड डेट, उसके बाद इंक्रीमेंटल लगाता है सारा। तो आप भी ऐसे भी कर सकते हो, या जैसे आईसीए ने यहां दिखा रखा है ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे बेड डेट था, बेड डेट के बाद निकालो इंक्रीमेंटल बेड डेट, पहला 0, देखो सबको कंपेयर करा। फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद आप इंक्रीमेंटल निकालना, मतलब जैसे इसने डायरेक्ट कर रखा है आप डायरेक्ट मत करो, पहले हर आइटम को दिखाओ उसके बाद हर एक का इंक्रीमेंटल दिखाना, ठीक है। और फिर लास्ट में सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीमेंटल दिखा करके, मतलब इस तरीके से में ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ऐसे ना दिखा करके नॉर्मल दिखाना। देखो मैं आपको कैसे कह रहा हूं, मैं एक बार आपको समझा दूं, ये देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो अगर इंक्रीमेंटल होगा तो कैसे करोगे, सबसे पहले सेल से, सबसे पहले आप दिखा दो सेल सबकी, माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट, जिसकी जितनी जितनी है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर बेड डेट, प्रॉफिट बिफोर बेड डेट एंड एडमिन कॉस्ट वगैरह, सबसे पहले उससे पहले का आपने प्रॉफिट निकाल दिया। अब आप यहां निकालो इंक्रीमेंटल निकाल लो। इंक्रीमेंटल कितना होगा, पहला 0 होगा और आगे सारे आ जाएंगे, इनको कंपेयर करके। यहां तक सही है ना, यहां तक सही है। अब इसके बाद एक एक चीज, पहले बेड डेट, जो भी ब्लैक से लिख रहा हूं वो टोटल फिगर है, ब्लैक से लिखा बेड डेट। अब इसका निकालो इंक्रीमेंटल, मुझे काम में खाली रेड वाली चीजें चाहिए, बाद में मुझे खाली काम में रेड वाली चीजें चाहिए। ऐसे बेड डेट के बाद और क्या होगा, जैसे बेड डेट हो गया, अब कैश डिस्काउंट भी हो सकता है या क्रेडिट एडमिन की कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। कैश डिस्काउंट होगा या क्रेडिट एडमिन कॉस्ट होगा। अब इनका भी इंक्रीमेंटल हर एक का यहां पर दिखा दो, इसका इंक्रीमेंटल, ठीक है, यहां दिखा दो इसका इंक्रीमेंटल, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। यहां तक हो गया। फिर इसके बाद देखो आगे बताऊं, यहां आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद क्या करोगे, फिर इसका इंक्रीमेंटल, फिर इसका इंक्रीमेंटल, ठीक है। फिर क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर उसका इंक्रीमेंटल, और फिर लास्ट में आ जाएगा नेट बेनिफिट, और फिर लास्ट में उसका इंक्रीमेंटल। डिसीजन किस पे देंगे, नेट बेनिफिट, जो इंक्रीमेंटल वाला है वो जिसका ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ सर सही है, समझ तो आ गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी फिर, बिल्कुल बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी नहीं अगर इस हिसाब से चलोगे तो, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये सुनो, कभी कभी वो ऐसे लिख देगा कैश डिस्काउंट विद दिस लाइन, जैसे कई बार वो क्या लिखता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। उसने लिखा 1/10 नेट 45, तो 1/10 नेट 45 का मतलब क्या है, यहां पर 1/10 नेट 45 का मतलब होता है क्रेडिट पीरियड तो 45 है, क्रेडिट पीरियड कितना है 45, लेकिन इफ अगर आपने फर्स्ट 10 डेज में पैसा दे दिया, अगर आपने पहले 10 दिनों में पैसा दे दिया तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 1%। मतलब अगर कभी भी ऐसा लिखा आए x/y नेट z डेज, मतलब z का मतलब है टोटल क्रेडिट पीरियड कितना है, x का मतलब है कितना % का डिस्काउंट है अगर पहले फर्स्ट y डेज में पैसा दे दिया तो, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी अभी आपको समझाऊंगा क्या है, ठीक है। अच्छा, कभी आपको कैश डिस्काउंट की कॉस्ट का एनुअल परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। सर कैश डिस्काउंट मेरी कॉस्ट है, हाँ, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूं, और अगर मेरे को उसको एनुअली कन्वर्ट करना है तो कैसे, जैसे एग्जांपल से बताता हूं समझना। मैंने आपको बोला 3/10 नेट 40 डेज, मतलब ऐसे लिख दिया 3/10 नेट 40, तो इसका मतलब होगा, सबसे पहले इसका मतलब होगा 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पहले 10 दिनों में पैसा गया, और 40 दिन टोटल क्रेडिट पीरियड है, 40 दिन टोटल क्रेडिट पीरियड है। अब कैश डिस्काउंट समझना कैसे, कैश डिस्काउंट में क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है व्हाट आई पे अपॉन व्हाट आई रिसीव,
नॉर्मल सा फंड है, मैंने क्या पे करा और मुझे क्या मिला। तो देखो मैंने क्या पे करा, 100 रुपए पे 3 रुपए मैंने पे करे, तो 3 रुपए का कैश डिस्काउंट हो गया। मेरे को जो कस्टमर से मिला होगा 100 नहीं मिले होंगे, 97 मिले होंगे, तो मैंने 3 पे करे, मेरे को मिले 97। ठीक है, तो पहले लिखा कैश डिस्काउंट, नीचे लिखा 100 माइनस कैश डिस्काउंट, इतना ठीक है। हाँ, अब ये जो भी है ये कितने दिन का है, तो आपको इसको डिवाइड करना है, ये कितने दिन का है, ये है मेरा, ध्यान से सुनना, ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड माइनस में ये वाले 10 दिन। जैसे यहां पर बताऊं तो 40 माइनस 10 ये है 30 दिनों का डिस्काउंट। क्यों? 30 दिन जल्दी पैसा आने का ये डिस्काउंट है, सही बात है, ये है 30 दिनों का डिस्काउंट। ऊपर ले लो, साल में होते हैं 365 दिन या 360 जो भी होंगे वो ले लो, और इनटू में कर दो 100, ये होती है एनुअल कॉस्ट परसेंटेज। दोबारा सुनो, मैंने व्हाट आई पे, सबसे पहले तो व्हाट आई पे का मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, यहां समझना। मैंने आपको बोला 7/10 नेट 80, नेट 90 ले लो, चलो तो मैं कैसे करूंगा सर, 7 रुपए का कैश डिस्काउंट है जब 93 मेरे को मिला होगा। ठीक है, अब ये कैश डिस्काउंट कितने दिनों का है, ये कैश डिस्काउंट है रियलिटी में 80 डेज का, क्योंकि वैसे 90 दिनों में पैसा आ रहा था और 10 दिनों में जल्दी आ गया, तो ये बाकी के 80 दिन का डिस्काउंट है। ऊपर लूंगा 365 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। बाकी ये मैंने क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से पूरा बना के दिखाया था आपको। ठीक है, यहां तक हो गया। इंक्रीमेंटल का प्रॉब्लम हमारा हो गया, इंक्रीमेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंटल के बाद एक चीज और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। तो अपन ने इसमें आईसीएआई ने क्या करा, आईसीएआई ने इसी क्वेश्चन को 3 तरीकों से करके दिखाया। एक हो गया टोटल अप्रोच, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा टोटल से करना है। दूसरा हो गया इंक्रीमेंटल अप्रोच, जब अगर कभी गलती से क्वेश्चन बोल दे इंक्रीमेंटल से तो करना। एक इन्होंने निकाल के दिखाया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, लास्ट में निकाला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ, और इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो फंड ब्लॉक है, जो फंड ब्लॉक है उस पर कितना इंक्रीमेंटल मतलब कितना इंक्रीज हुआ, और उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल दी। तो भी आप देख सकते हो मेरा सबसे ज्यादा रिटर्न पॉलिसी ए में आ रहा है, तीनों में डिसीजन सेम रहेगा। तो ये पार्ट हमें कभी भी अलग से करना नहीं होता, अगर गलती से कभी क्वेश्चन बोल दे तो दिखाना, अदरवाइज कभी भी दिखा के मत आना। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल रखा है, आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखना, आईसीएआई का ही क्वेश्चन है। देखो, अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग अ क्रेडिट सेल ऑफ 12 लाख, सेल कितनी है 12 लाख, एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 45। अभी कितना है, यहाँ ऊपर लिख दो, अभी है 1/10 नेट 45। ठीक है, क्रेडिट सेल है 12 लाख। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का, एवरेज कलेक्शन पीरियड चल रहा है 30 दिन कलेक्शन है, और मेरे को कलेक्शन ही चाहिए होता है। और एक बात बताओ, ये देखो मेरा एक तो है क्रेडिट पीरियड, एक तो हो गया क्रेडिट पीरियड है 45 और कलेक्शन है 30, तो मेरे लिए काम का क्या है भाई, मेरे लिए काम का है कलेक्शन पीरियड जो कि 30 डेज है। ठीक है, करंट बेड डेट लॉस 1.5% है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्केलेरेट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज टू इंक्रीज द सेल, कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग लिबरलाइजिंग ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग टर्म 2/10 नेट 45। वो 2/10 नेट 45 करना चाहते हैं। इसको करने से इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो है 1/3 से बढ़ जाएगी। बेड डेट जो है 2% हो जाएगा, 2% है, बाय 2% नहीं, 2%। एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन हो जाएगा 20 दिन, मतलब अब एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरा 20 दिन पे आ जाएगा। ठीक है, पीवी रेशियो दे रखा है 22, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मतलब पीवी रेशियो है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15% प्री टैक्स, मतलब टैक्स से पहले जाएगी। अब देखो आगे क्या लिखा है, 50% एंड 80% ऑफ कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू कैश डिस्काउंट लेंगे और टैक्स का रेट है 30%। अब सुनो, यहाँ सबसे पहली बात तो बच्चे का एक डाउट आता है, सर अगर क्रेडिट पीरियड 45 है तो कलेक्शन पीरियड 30 या 20 कैसे हो सकता है। तो एक नॉर्मल सी बात समझो, आपका क्रेडिट पीरियड 45 है। अब देखो यहाँ एक लाइन भी लिखी है, जैसे मैं बोलूं एग्जिस्टिंग में 50% लोगों ने कैश डिस्काउंट लिया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, 50% लोगों ने पहले 10 दिनों में पैसा दे दिया होगा। ठीक है, तो जो बाकी के 50% बच गए, जरूरी थोड़ी उन्होंने 45 डेज पूरे लगाए होंगे। और मान लो अगर 45 डेज भी लगाए, मान लो अगर उन्होंने 45 डेज में दिया, हमें डाटा दे नहीं रखा, पर मान लो अगर उन्होंने 45 डेज पूरे भी यूटिलाइज करें। अब आप देखो कलेक्शन पीरियड कितना हुआ, तो 50% कस्टमर का कलेक्शन पीरियड हुआ 5 दिन, इनका कलेक्शन पीरियड हुआ कितना 22.5 दिन, तो टोटल कलेक्शन पीरियड आ गया 27.5 दिन। तो ये ध्यान रखना, कलेक्शन पीरियड क्रेडिट पीरियड से कम भी हो सकता है। यहाँ पर हमें निकालना नहीं है क्योंकि हमारे को दे रखा है, वरना अगर किसी क्वेश्चन में निकालना होगा तो ऐसे निकल सकता है। जैसे अगर मैं आपको लिबरलाइजेशन वाले में बताऊं, तो लिबरलाइजेशन वाले में 80% लोग कैश डिस्काउंट ले रहे हैं। अगर कैश डिस्काउंट ले रहे हैं तो हमारी असम्पशन यही है कि उन्होंने 10 दिनों में पैसा दिया होगा, पूरे 10 दिन यूटिलाइज करके 10वें दिन पे डिस्काउंट मिला होगा।
तो जो बाकी 20% बच गए हमें पता नहीं है, इसीलिए हम मान रहे हैं कि उन्होंने पूरा यूटिलाइज करा होगा। अब आप निकाल लो, ये आया 8 दिन और ये कितना आएगा 45 का 20% अगर मैं करूं तो ये आया 9, तो 9 और 8 17 दिन ही तो हो गए, तो कलेक्शन पीरियड 17 दिन। तो बेटा ये हो सकता है। बाकी इस क्वेश्चन में अपने को कलेक्शन पीरियड दे रखा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। आईसीएआई ने बहुत बेकार प्रेजेंटेशन दे रखी है इस क्वेश्चन पे, आपको वो बेकार प्रेजेंटेशन यूज नहीं करनी। आप कैसी प्रेजेंटेशन यूज करोगे मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले लिखना सेल्स, माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट जो भी होगी, ठीक है। सबसे पहले सेल, एक जगह सेल है 12 लाख और आगे 1/3 बढ़ गई, अगर 1/3 बढ़ गई तो सेल हो जाएगी 16 लाख, सही है। हाँ अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो अगर पीवी रेशो 22% है तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का तो कोई डाटा ही नहीं है। पीवी रेशो 22% है तो 78% की वेरिएबल कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट ले लो बस, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की कोई बात ही नहीं करी हुई, ठीक है। तो देखो इन्होंने ले भी नहीं रखी होगी, दिखाऊं, सिर्फ इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट ले रखी है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना, गलती हो जाएगी, आप ऐसे ही करना, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या दिखाओगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट दिखाओगे बिफोर बेड डेट, प्रॉफिट बिफोर बेड डेट, जिसका जितना प्रॉफिट है वो दिखा दो। अब प्रॉफिट के बाद यहां पर माइनस करोगे बेड डेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस करोगे कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट समझ लो खाली, कैश डिस्काउंट कैसे आएगा वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैश डिस्काउंट कैसे आएगा, तो भाई एक है एग्जिस्टिंग, एक है एग्जिस्टिंग और दूसरा है लिबरल पॉलिसी। तो एग्जिस्टिंग में आएगा 12 लाख की सेल है जिसमें 50% कस्टमर कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, 12 लाख की सेल है जिसमें से 50% लोग कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, और कैश डिस्काउंट है कितना, पहले है 1%, ठीक है। दूसरे में कितना आएगा, दूसरे में आएगा 16 लाख की सेल है, 80% लोग कैश डिस्काउंट ले रहे हैं और कैश डिस्काउंट है कितना 2% का। ये देखो कैश डिस्काउंट दिखा देता हूं, ये देखो 12 लाख का 50% और 1% आगे लिया, यहाँ लिया 16 लाख का 80% और 2%, ये कैश डिस्काउंट आ गया, ठीक है। यहाँ कैश डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ निकाल देना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद माइनस कर देना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नेट बेनिफिट आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या लोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लोगे वेरिएबल कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट को अपन लेते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड से, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना था मेरा, एक बार 30 एक बार 20, तो एक बार लेना 30 और 360 और दूसरे में लेना लिबरल वाले में 20/360, और आपको वो दे रखा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15%, यहां ले लेना 15%। बाकी पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आईसीएआई एक पॉइंट पे मजे ले सकता है, आपको वो बता दूं, आईसीएआई आपको कलेक्शन पीरियड ना दे, अगर कलेक्शन पीरियड ना भी दे तो भी आपको कलेक्शन पीरियड निकालना आना चाहिए। जैसे मैं एक का बताता हूं तो वो आपको ऐसे बोलेगा, जैसे एग्जिस्टिंग में यहां उसने बोला है कि जितनी भी टोटल सेल है उसमें से 50% लोग तो कैश डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, मतलब वो 10 दिनों में पैसे दे रहे हैं, बाकी 50% के लिए वो बता देगा कि उनको 40 दिन लगे, पूरा पीरियड यूज करा 10 दिन लगे कितने। जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा तो मैं मान रहा हूं उन्होंने पूरा पीरियड 45 दिन यूज करा होगा, यहां से कलेक्शन पीरियड आ सकता है, हमें निकालना नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन में गिवन था। एक बार थम्स अप दे दो, क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर है क्या, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर होगा। अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए, टोटल, इंक्रीमेंटल और ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलो आगे चलो, आओ जी यहां से आगे चलते हैं, सुनना, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सुनते चलना। आगे देखो फैक्टरिंग सर्विस। अब फैक्टरिंग सर्विस का मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात समझना, मैं अपना सारा सेल वेल कर रहा हूं, तो भैया मैंने अपना कोई सामान बेचा, किसको सामान बेचा, मैंने अपना सामान सुधांशु को बेचा, ठीक है, मेरे को सुधांशु से पैसे लेने। अब मैंने सोचा यार मैं अपने डेटर से पैसा मांगता रहूंगा तो मैं अपने धंधे पे कब ध्यान दूंगा, तो मैंने एक फैक्टर अपॉइंट कर दिया, मैंने कहा यार तुम्हारा झंझट है, तुम पैसे लो, तुम सारी की सारी झंझट पालो, जो करना है वो करो, मेरे को तो बस मेरा पैसा दे देना, तुम्हारी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट में सारी आपको देने को तैयार हूं। तो बात समझो, दो तरीके होते हैं, या तो फैक्टर रखा जाता है आपको सारा कुछ कलेक्ट करके आपको दे देगा, या तो फैक्टर इसीलिए रखा जाता है, या मैं फैक्टर को बोलता हूं आप कलेक्ट करो, आप मेरे को भले बाद में दे देना, आप पहले अपनी तरफ से मुझे लोन दे दो। तो कई बार क्या होता है फैक्टर मुझे एज अ अमाउंट ऑफ एडवांस भी देता है, और अगर वो मेरे को लोन देगा तो ध्यान रखना उस पर वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो दो चीजें होती है, या तो फैक्टर खाली कमीशन सर्विस लेगा, लोन वोन कुछ नहीं देगा, सारा कलेक्ट करके दे देगा, दूसरा है फैक्टर मेरे को लोन की तरह अभी पैसा दे देगा और बाकी सारा पैसा मैं बाद में कलेक्ट कर सकता हूं डेटर से। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। सुनो क्या क्या होगा, स्टेप्स क्या है कलेक्शन वाले में। सबसे पहले कलेक्शन वाला बोल रहा हूँ, कलेक्शन वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो बहुत आसान आएगा, ठीक है, और आता नहीं है जनरली, हमारे पास हमेशा क्वेश्चन आता है एडवांस का, लोन वाला। तो ये समझ लो, आपको निकालना है फैक्टरिंग से आपकी सेविंग क्या क्या हो रही है। जैसे आपकी क्रेडिट एडमिन कॉस्ट खत्म हो जाएगी, आपका बेड डेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जनरली कौन संभालता है, आगे जाके फैक्टर संभालेगा, ठीक है।
अब फैक्टरिंग प्रपोजल की वजह से कॉस्ट क्या आ रही है, तो एक बार सेविंग ले ली, एक बार कॉस्ट ले ली, अब निकाल दो नेट बेनिफिट। अब नेट बेनिफिट निकालने में क्या होगा, अगर सेविंग ज्यादा है कॉस्ट से तो फैक्टरिंग को एक्सेप्ट कर लो, सेविंग कम है कॉस्ट से तो फैक्टरिंग को रिजेक्ट कर दो। बेसिकली यही होता है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया। तो देखो परफॉर्मा कैसा बनेगा। सेविंग क्या क्या होगी सर, बेड डेट में सेविंग होगी, एडमिन कॉस्ट में सेविंग होगी, सेविंग इन कॉस्ट ऑफ डेटर्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ध्यान से सुनना, कि फैक्टरिंग के आने की वजह से जो कलेक्शन पीरियड पहले 40 दिन का था अब वो 30 दिन का हो गया, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ मेरा 10 दिन से पैसा ब्लॉक अब नहीं होगा, तो 10 दिन का मेरा वो भी तो सेविंग हो रही है, जिसको पहले मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहा था अब मेरी 10 दिन से वो भी सेविंग हो रही है। सर सही है, बिल्कुल सही है। सेम ऐसे कॉस्ट में क्या जाएगा, एनुअल चार्जेस, पूरे साल के चार्जेस जाएंगे, एनुअल अदर चार्जेस या जो भी कॉस्ट है फैक्टरिंग की वो जाएगी, और टोटल नेट बेनिफिट या नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज पहले बता दूं, ये जो खर्चे होते हैं ऊपर ये भी पूरे साल के होते हैं और ये भी पूरे साल के होते हैं, इसीलिए लास्ट में बेनिफिट पूरे साल का निकल करके आता है। बाकी इसके ऊपर इतना कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। पेपर में क्वेश्चन इसका आता है जब एडवांस की बात हो रही हो। तो अब एडवांस में क्या होगा, सुनो, सबसे पहले स्टेप में तो आपको ये निकालना है कि फैक्टर मुझे एडवांस कितना देगा। फैक्टर मेरे को अगर लोन देना चाहेगा तो फैक्टर लोन कितना देगा। अब सुनना, फैक्टर को वैसे ही पता है दुनिया बड़ी जालिम है, अगर मैं अभी सारे पैसे दे दूंगा तो मेरी कमीशन भी पता नहीं मुझे मिले ना मिले। तो फैक्टर जिस टाइम पे लोन दे रहा होता है ना, फैक्टर लोन देने से पहले अपने सारे खर्चे माइनस कर देता है। पहली अपना रिजर्व कोई रखेगा, रिजर्व का मतलब अभी पैसा अपने पास रखेगा, बाद में दे देगा हमारे को, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है ना, तो थोड़ा पैसा अपने पास रखेगा। जैसे ऐसा होता है अगर आप भी किसी से काम करा रहे हो तो थोड़ा पैसा आप रोक के रखते हो कि पहले सारा काम कर दे बाद में दूंगा इसको। ठीक है, कोई कमीशन होगी वो काट लेगा, लोन पे कोई इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी पहले काट लेगा भाई, अपने लिए वो कोई भी पैसा छोड़ के नहीं रखेगा। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले आपके रिसीवेबल कितने हैं, रिसीवेबल का मतलब आपके डेटर हैं कितने। ठीक है, डेटर में से अगर उसको कोई रिजर्व रखना है रिजर्व रख लेगा, रिजर्व वो अभी अपने पास रख रहा है बाद में उसे आपको देना ही है। ठीक है कोई कमीशन होगी ये भी माइनस कर देगा, तो इतने अमाउंट का फैक्टर आपको लोन दे सकता है, इतने अमाउंट का फैक्टर आपको लोन दे सकता है, दिया नहीं है लोन इतने का दे सकता है। अब इस पे जो इंटरेस्ट भी बन रहा होगा ना वो भी माइनस कर देगा, इस पे जो इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी माइनस कर देगा, रियल में आपको नेट में लोन इतने का मिलेगा। समझ आया, जैसे ऐसे समझो मेरे 10 लाख रुपए के डेटर है, 10 लाख में से 2 लाख का तो उसने अभी रिजर्व रख लिया कि बाद में दूंगा। ठीक है, 50,000 की उसकी कमीशन बनी तो बने 7.5 लाख, मेरे को 7.5 लाख का लोन मिलना चाहिए। अब क्या होगा, इस लोन पे पहले वो इंटरेस्ट माइनस कर देगा। ठीक है, 7.5 लाख के लोन पे इंटरेस्ट माइनस कर देगा, मान लो 1 लाख का इंटरेस्ट है तो मेरे को जो नेट में लोन मिलेगा वो सिर्फ 6.5 लाख का मिलेगा। इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब कुछ पहले से माइनस करके रख देता है वो। ठीक है, हाँ सर सही है। इसके बाद आपको निकालनी पड़ेगी इफेक्टिव कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट हमेशा एनुअली निकलेगी कि फैक्टरिंग के ऊपर मेरी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर इसको कंपेयर कर लूंगा अगर मैं बैंक से जाके लोन लेता तो मेरे को कितने में मिल रहा है, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा ना। देखो सेविंग ज्यादा है जब तो झंझट ही खत्म है, लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा है तो इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो ये निकलती है पूरे साल की एनुअल, आप पूरे साल की कमीशन और पूरे साल के इंटरेस्ट चार्जेस लोगे, पूरे साल की कमीशन लोगे पूरे साल की, और पूरे साल का इंटरेस्ट भी लोगे। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, पूरे साल की सेविंग कितनी हो रही है, पूरे साल के बेड डेट कितने हैं, दोनों को माइनस करो, इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी। और इफेक्टिव कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे, जो भी आपका इफेक्टिव कॉस्ट है इसको डिवाइड कर दो अमाउंट ऑफ एडवांस से। ध्यान रखना अमाउंट ऑफ एडवांस से करना है, जितना लोन तुम्हें मिला उससे नहीं, लोन कितना मिल रहा था। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में जो लोन मिल रहा था वो 7.5 लाख का था। ठीक है, अवेलेबल सॉरी अमाउंट ऑफ एडवांस में ये नहीं लेना, सॉरी मैं गलत बोल गया, अमाउंट ऑफ एडवांस में लास्ट जो नेट लोन मिला उसकी को लोगे। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी अभी एग्जांपल में देख लेंगे इन्होंने क्या कर रखा है। इफेक्टिव कॉस्ट निकाल ली, अब इसको कंपेयर कर लो बैंक के साथ और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन है बेड डेट हमेशा सेव होंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो फैक्टरिंग के हिसाब से सारा झंझट उसका, तो आपके बेड डेट सेव हो जाएंगे, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो। क्रेडिट एडमिन कॉस्ट भी सेव होगी, और कमीशन या इंटरेस्ट जो है पहले से ही हमें एडवांस में फैक्टरिंग वाले को देनी है, ये अजम्पशंस है। तभी लोन का अमाउंट निकालते हुए कमीशन, रिजर्व का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट सब पहले ही माइनस हो जाता है दादा। ठीक है, हाँ सर समझ तो आया सर, लेकिन सर एक क्वेश्चन हो जाए ना तो मजा आ जाए। आओ अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखना। आओ बस ये एक क्वेश्चन करना है अपने को, फिर इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पेबल के 2 क्वेश्चन करने और खत्म हो गया अपना चैप्टर। आओ देखो समझो, आराम से समझो क्या है, यहां तक सही है। देखो क्या है, सुनना। अब फैक्टरिंग फर्म हैज अ क्रेडिट सेल ऑफ 360 लाख, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का,
एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 है, पूरे साल में 360 दिन है, तो डेटर कितने हो गए सर? पूरे साल में 360 लाख की सेल कर रहे हो, कलेक्शन पीरियड है 30 दिन का और टोटल है 360 दिन, तो 36 से 36 काट दो, 90 लाख। 90 लाख होंगे, कितने होंगे? 30 होंगे ना, सॉरी 90 लाख नहीं 30 लाख है ना, 30 लाख के डेटर आ गए। सबसे पहले तो एवरेज डेटर निकालने बहुत जरूरी है, 30 लाख के आ गए, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट बेड डेट लॉस होंगे 2%, फर्म स्पेंड 1,40,000 एनुअली ऑन डेटर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर कभी फैक्टरिंग हुई तो ये खर्चे नहीं होंगे। अभी 2% का बेड डेट हो रहा है, पूरे साल में 1,40,000 के आप खर्चे कर रहे हो जो आगे जाके नहीं होंगे, ठीक है। दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल, कि भैया तुम कराओ यार जल्दी जल्दी हमारे पैसे दो। दीज आर द अवॉइडेबल कॉस्ट, आगे लिखा भी है अवॉइडेबल, मतलब अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दो तो आप इन खर्चों को रोक सकते हो, ठीक है। अब फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर टू बाय द फर्म रिसीवेबल, एक फैक्टरिंग फर्म आई, कह रही हम तुम्हारे डेटर को खरीद रहे हैं, फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, मैं 1% कमीशन दूंगा, एंड विल पे एन एडवांस, मतलब मैं तुम्हारे को लोन भी दूंगा। तो सेकंड टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप तो बहुत आसान होता है, सेविंग और कॉस्ट खाली, ये सेकंड टाइप हो गया जिसमें मेरे को लोन भी मिलने वाला है, ठीक है। 15% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट, और उससे पहले मैं 10% अपने पास एज अ रिजर्व रखूंगा। रिजर्व का मतलब खाली ये होता है अभी वो अपने पास रख रहा है, बाद में वो मुझे दे देगा, ठीक है सर। कह रहा बताओ फर्म को क्या करना है। अब सुनो फर्म क्या करेगी, ध्यान से सुनते चलना, बहुत आसान है। देखो फर्म क्या करेगी, जैसे इसने कर रखा है, चाहो तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूं। 30 लाख के डेटर है, बिल्कुल 30 लाख के डेटर में सबसे पहले तो रिजर्व कटेगा, मतलब 3 लाख तो फैक्टर अभी अपने पास रखेगा, 3 लाख अपने पास रखेगा। फिर उसकी कमीशन भी है, कमीशन कितनी थी? 1% थी शायद, कमीशन है 1%। 30 लाख का 1% करना कितना आएगा? 30 लाख का 1%, ये आया 30,000, माइनस कर दो। तो एडवांस मुझे मिलना कितना चाहिए? तो 30 लाख में से माइनस कर दो 3,30,000, ये आ गया 26,70,000। मेरे को एडवांस इतने का मिलना चाहिए था, 20 ऐसे लिख दूं, पूरा ही लिख दूं, 26,70,000 का मेरे को एडवांस मिलना चाहिए था। यहां तक सही है? हाँ। अब इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना सर? 26,70,000 का मिल रहा है एडवांस, 15% पूरे साल का है, पर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए 30 दिन का, मुझे चाहिए सिर्फ 30 दिन का इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि 30 दिन के लिए लोन मिला है। तो 26,70,000 इंटू में 15% इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 360, ये आ गया 33,375। ये इंटरेस्ट भी हटा दो, 33,375, तो आपका ये अमाउंट ऑफ एडवांस आ जाएगा कि कितना एडवांस अवेलेबल है, मतलब मुझे लोन कितना मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर यहां तक सही है, ठीक है। अब अपन फैक्टरिंग प्रपोजल को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट ध्यान से देखो, इवेलुएट कैसे करते हैं अपन? पहले तो आप ले लो पूरे साल का, तो देखो पूरे साल का लेना, पूरे साल का, तो देखो क्रेडिट एडमिन की जो कॉस्ट है वो पूरे साल की है, ये पूरे साल की है। तो देखो मैंने लिया कैसे, ध्यान से देखो, ये लिया पर एनम, ये भी लिया पर एनम, इतने पैसे तो मेरे बच जाएंगे, क्रेडिट एडमिन कॉस्ट भी बचेगी, बेड डेट भी पूरा बच जाएगा, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा सब बचेगा, और इस क्वेश्चन में तो बोला था अवॉइडेबल कॉस्ट है, मतलब सब बच रहा है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करोगे जो मेरे खर्चे हैं, बेटा खर्चे भी पूरे साल के लेना, खर्चे पूरे साल के मतलब सर 30,000 की जो कमीशन है, जो 30,000 की कमीशन थी रियलिटी में वो 30 दिन की थी, अगर वो 30 दिन की है तो 360 दिन की कितनी बोलोगे? सेम ऐसे जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं, ये इंटरेस्ट चार्जेस तो सिर्फ 30 दिन के है ना, 30 दिन से डिवाइड करके 360 दिन के, क्योंकि ऊपर वाला पर एनम है तो नीचे वाला भी आपने पर एनम निकाला, अब ये नेट बेनिफिट आ गया, ठीक है। अगर ये नेट बेनिफिट आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मेरे को कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट बेनिफिट आ गया, बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। बट मान लो ये नेट कॉस्ट आ रहा होता, मान लो कि यहां पर कॉस्ट, मान लो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही होती 10,000 की, तो पता है मैं क्या करता? मैं इस 10,000 को लोन के अमाउंट से डिवाइड करके परसेंटेज निकालता। मान लो ये आ जाती 10%, मान लो ये 10% है, बैंक से मुझे लोन मिल रहा है 15% पे, अगर बैंक से लोन 15% पे मिल रहा है तो मैं बोलता फैक्टरिंग अच्छा है। अगर बैंक से लोन 9% पे मिल रहा है तो मैं बोलता बैंक से जाके लोन ले लो, फैक्टरिंग खराब है। तो ध्यान से सुनो, अगर सेविंग ज्यादा आ रही है कॉस्ट से तो खत्म ही हो गया मामला, बट अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है सेविंग से और लोन वाला केस है तो भैया लोन वाले केस में पहले आप निकालो फैक्टरिंग की कॉस्ट परसेंटेज में कितनी है। अब परसेंटेज में आ रही है 10%, बैंक की ज्यादा 17, तो फैक्टरिंग का काम कर लो। अगर यार ये 10 और बैंक की कम है 8, तो फिर आप क्या करो, फिर आप बैंक से जाकर के इंटरेस्ट ले लो, मतलब लोन ले लो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सब? बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? सर स्टार्टिंग से ही फुल ईयर का कर सकते हैं? नहीं बेटा, स्टार्टिंग से कभी फुल ईयर का नहीं करेंगे, आपको रीजन बता रहा हूं ऐसा क्यों। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे पूरे साल में 360 लाख की सेल है तो हम स्टार्टिंग से पूरे साल का नहीं कर सकते,
क्योंकि यहाँ पे साइकिल चलती है। जैसे एक बार डेटर आ गया तो ऐसे समझ, अगर 30 दिन में डेटर का हिसाब है तो जो जनवरी के डेटर है क्या वो फरवरी तक सब क्लियर हो जाएगा? हाँ। फरवरी के डेटर का सारा काम मार्च तक क्लियर हो जाएगा? हाँ। मार्च का सारा अप्रैल तक, बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये जो आपका नेट अमाउंट आया है ना लोन का, ये नेट अमाउंट जो लोन का आया है ये 30 दिन का नहीं है भाई, ये पूरे साल का है। कहीं आप ये सोचो कि जो लास्ट में ये अगर बेनिफिट की जगह मान लो कॉस्ट आ रही होती 12,000, तो आप बोलते सर कॉस्ट तो 12 महीने की है, मतलब पूरे साल की है, एडवांस तो 30 दिन का। नहीं बेटा नहीं, एडवांस 30 दिन का नहीं है, एडवांस ये पूरे साल में चलेगा। सर ये पूरे साल में कैसे चलेगा, एक बार समझाओ। ये देखो पूरे साल में कैसे चलेगा, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का पीरियड होता है और यहाँ पर कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है। तो बेटा जो भी अप्रैल में काम हुआ होगा, क्या मई में सब कुछ सेटल हो गया होगा क्या? हाँ, मई में सारा कुछ सेटल हो गया। मई में डेटर आ गए, आपने फैक्टरिंग का सारा सेटलमेंट कर दिया, सब पैसे आ गए, फैक्टरिंग वाले ने आपको दे दिए, खत्म हो गया काम, खत्म। अब मई के बाद फिर से मई वाला काम अब जून में चलेगा, तो फिर जून में खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, पूरे साल में यही वाला लोन रोटेट होता जाएगा, बस पूरे साल में यही वाला लोन रोटेट होगा। तो लोन का अमाउंट कभी भी पूरे साल में कन्वर्ट नहीं होता, वो लोन है ही पूरे साल का, बात समझना। ऐसा नहीं है कि लोन अलग अलग है, ऐसे समझो अगर 12 बार ये लोन आएगा तो ऑन एन एवरेज लोन का अमाउंट तो वही रहेगा ना, लेकिन खर्चे मेरे सारे होते हैं, इंटरेस्ट सब होता है, इसीलिए उसको एनुअली निकाला जाता है। ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है, गलती मत करना। बाकी क्लास में मैंने बहुत बढ़िया और अच्छे से डिटेल में समझाया, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ पेबल, मैनेजमेंट ऑफ पेबल पे देखो, पहला तो कैश डिस्काउंट का नॉर्मल सा यही क्वेश्चन है ना, जैसे अभी हम कर रहे थे सेम टू सेम, ठीक है। बस अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। मैनेजमेंट ऑफ पेबल का आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है, देखो बहुत आराम से सुनना बेटा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं एक केस है रिसीवेबल का, तो रिसीवेबल में जो डिस्काउंट होता है वो मेरी कॉस्ट होती है। रिसीवेबल में कभी भी डिस्काउंट होगा तो वो मेरी कॉस्ट है, क्योंकि डेटर को मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरा खर्चा है। तो अगर कॉस्ट है तो मैं चाहूंगा मेरी कॉस्ट कम हो, बैंक का रेट ज्यादा हो। तो होता क्या है, रिसीवेबल के केस में बता रहा हूं, रिसीवेबल के केस में मेरी कॉस्ट कम होगी और बैंक का रेट ज्यादा होगा, तो मैं बोलूंगा कैश डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। ये लो आपको यहां बताया हूं, यहां नीचे बताया हूं, सुनना ध्यान से। कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट कभी तो कॉस्ट बनेगा और कभी बेनिफिट बनेगा, ठीक है। तो देखो कैश डिस्काउंट को डेट रिसीवेबल का केस बताऊं, अगर दोनों केस बता दूंगा। अगर रिसीवेबल का केस बोलूं तो रिसीवेबल के केस में ये कॉस्ट है क्योंकि मेरी जेब से जा रही है, ठीक है, और इसके साथ में बैंक का इंटरेस्ट रेट, मैं दोनों को निकालूंगा पर एनम। बैंक का इंटरेस्ट रेट, मैं इस वाली कॉस्ट को भी परसेंटेज में निकालूंगा पर एनम और इसको भी निकालूंगा पर एनम। अब मान लो ये एक है ये दो है, अगर एक ज्यादा आ रहा होगा दो से, मतलब डेटर के ऊपर मेरा खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो मैं चूज करूंगा बैंक को। चूज किसको करूंगा, बैंक को। अगर बैंक ज्यादा आ रहा है और रिसीवेबल के ऊपर कैश डिस्काउंट की कॉस्ट कम आ रही है, तो मैं डेटर को बोलूंगा कि कैश डिस्काउंट दे देता हूं, ठीक है। इतना समझ आया, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी घबराना मत, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर कैश डिस्काउंट पेबल के केस में देखें, अब अगर मैं आपको सब कुछ पेबल के केस में बताऊं, तो पेबल के केस में तो कैश डिस्काउंट मुझे मिलेगा ना, मैं थोड़ी दे रहा हूं, मुझे मिल रहा है सामने वाले सप्लायर से। तो अब ये मेरा बेनिफिट बन गया, अब ये कॉस्ट नहीं बना, ये बेनिफिट बन गया। कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, फॉर्मूला पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, अब ये बेनिफिट बन गया। अब इस बेनिफिट को मैं बैंक के रेट से, परसेंटेज से पर एनम कंपेयर कर लूंगा, मैं पर एनम कंपेयर कर लूंगा। अब इस केस में मान लो ये एक है और ये दो है, अगर पहला ज्यादा आ रहा है दो से, तो बेनिफिट ज्यादा आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मैं कैश डिस्काउंट को चूज कर लूंगा, सामने वाला बंदा मेरे को कैश डिस्काउंट दे दे। लेकिन अगर दूसरा ज्यादा आ रहा है, बैंक मतलब बैंक में मेरे को कमाई पे ज्यादा, मतलब बैंक पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो अब इस केस में मैं बैंक को चूज करूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिखना है लिख देना बाद में। अगर रिसीवेबल का केस होता है तो इसको कॉस्ट माना जाता है, पेबल के केस में इसको बेनिफिट माना जाता है, इस वजह से डिसीजन लिए जाते हैं। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है सर फॉर्मूला क्या है, इनका पूरा कॉस्ट और बेनिफिट का सेम फॉर्मूला है। अगर मैंने लिखा 2/10 नेट 80, तो इसका मतलब क्या होगा, 2/90 इंटू में नीचे आ जाएगा 70, ऊपर 365 और 100, ऐसे करके आप परसेंटेज निकाल लोगे। दोनों जगह फॉर्मूला वगैरह पूरा सेम है, ठीक है। आओ क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या बोला। सपोज एबीसी लिमिटेड हैज बीन ऑफर क्रेडिट टर्म्स, एबीसी को क्रेडिट टर्म ऑफर हुए हैं, एबीसी ने किसी कस्टमर को नहीं दिया, अब एबीसी को मिले हैं, तो ये पेबल का केस है, ध्यान से समझना, ये किसका केस है, पेबल का। क्या बोला, 2/10 नेट 45। अगर 2/10 नेट 45 पहले हम अपना निकाल दें, तुम इसको छोड़ो, तुम अपना निकालो 2/10 नेट 45,
तो 2 नीचे कितना आएगा 98, 2/10 नेट 45, नेट 45 का मतलब है 45 में से 10 गए तो ये हो गया 35 दिन का। मुझे निकालना है पूरे साल का 365 का इंटू में 100 निकालना एक बार कितना आएगा। तो ये कितना होगा, पहले नीचे का कर लूँ, 98 इंटू में 35, ये हो गया नीचे का तो आ गया 3430 और ऊपर का कितना हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा 365 इंटू में 2 730, 730 को डिवाइड करा 3430 से इंटू कर दिया 100, ये आ गया 21.28, ठीक है 21.28%। तुम इसको छोड़ो, हम अपने तरीके से निकालेंगे, ठीक है हम हमेशा अपने तरीके से करेंगे 21.28, ठीक है। इन्होंने दूसरा फॉर्मूला लगा रखा है, अपने को वो नहीं सीखना, ठीक है। ये आया 21.28। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि बैंक से कितने में मिला है, ये नहीं बता रखा, ये देखो नीचे लिखा है लेट अस अज्यूम, देखो यहाँ लिखा है लेट अस अज्यूम कि बैंक से जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है मेरे को 25%, क्योंकि ये पेबल का केस है, पेबल का केस है तो ये बेनिफिट हो गया पूरे साल का, ये बेनिफिट हो गया पूरे साल का, और ये भी बेनिफिट जो बैंक से मिल रहा है वो भी पूरे साल का मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा बैंक बढ़िया है, बैंक को चूज करो, इसको चूज मत करो। बट अगर ये केस रिसीवेबल का होता तो कॉस्ट बनती, कॉस्ट इसकी कम आ रही थी, तो मैं बोलता इसको चूज करो। ये देखो पहले आपको डिसीजन दिखाऊं सीधा, नीचे डिसीजन देखो, इट इज बेटर फॉर द कंपनी टू रिफ्यूज द डिस्काउंट, डिस्काउंट छोड़ दो और डिस्काउंट जा करके आप बैंक से ले लेना, वो ज्यादा सही है, ठीक है। बाकी इन्होंने इसी को स्टेटमेंट से करके दिखाया, स्टेटमेंट से भी आपको समझाया। तो इन्होंने स्टेटमेंट में क्या करा, इन्होंने अपने आप से मान लिया, देखो उसने अपने आप से मान लिया कि जो अज्यूम कर लिया अमाउंट ऑफ इनवॉइस है वो 10,000 है, मान लो। अब देखो 10,000 में होगा क्या, आराम से सुनना, अगर मैं डिस्काउंट को रिफ्यूज कर दूं तो आज मेरे को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे 45 डेज के बाद, क्योंकि 2/10 नेट 45 ये टर्म्स चल रही है। डिस्काउंट को अगर मैं रिजेक्ट कर दूं तो 45 डेज बाद पैसे देने हैं, ठीक है। आपने पैसे दिए आपने 10,000 रुपए दिए, अब इसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर लो खाली, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट का मुझे फायदा नहीं मिला। अब देखो बेसिकली होगा क्या समझना, अगर मैं अभी कैश में पेमेंट नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं अभी कैश में पेमेंट नहीं कर रहा तो क्या मैं 10,000 रुपए, पूरे 10,000 तो नहीं, क्योंकि मेरे को 10वें दिन पे, ध्यान से समझना, मेरे को 10वें दिन पे पैसे देने पड़ते 9,800, तो मैं 9,800 आज जाके इन्वेस्ट कर लेता हूँ बैंक में। तो देखो मैंने 9,800 बैंक में इन्वेस्ट करे, जिसपे बैंक पे मेरे को 25% मिल गया होगा, कितने दिनों के लिए, बस 35 दिनों के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि रियलिटी में 35 दिनों के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा खाली, ठीक है। 35 दिनों के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ तो यहां से मेरे को इतना रिटर्न मिल गया। तो अगर मैंने डिस्काउंट रिजेक्ट करा, बात समझना, 10वें दिन पे मैंने पैसा नहीं दिया, 10वें दिन पे जाके मैंने बैंक में पैसा रखाया, तो मैं 45 डेज पे सामने वाले सप्लायर को अगर पैसा दे दूंगा तो मेरे को इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरे जेब से नेट कॉस्ट इतनी गई, ठीक है। और अगर मैं डिस्काउंट ले लूं, बात समझना, अगर मैं डिस्काउंट ले लूं तो 10वें दिन पे मेरे को इतना पैसा देना पड़ रहा है, मेरी नेट कॉस्ट इतनी आ रही है। अब तुम खुद देख लो कॉस्ट ज्यादा कहां पर है, बेटा कॉस्ट ज्यादा है डिस्काउंट लेने में, तो डिस्काउंट मतलब बैंक से जाके लो, डिसीजन तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप परसेंटेज वाला भी करके आ रहे हो तो ठीक है, अल्टरनेटिव तरीके हैं, उसने स्टेटमेंट दे रखी थी इसलिए मैंने समझा दी। आओ एक लास्ट क्वेश्चन और दिखाता हूं, ध्यान से देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेबल के ऊपर 2 क्वेश्चन है जो आज तक पेपर में नहीं है, पर कर लो भाई, आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, कभी ना कभी तो आएगा। देखो द डोलसे कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल ऑन अ टर्म 2/10 नेट 30, 2/10 नेट 30, तो यहां से अपन अपने निकाल सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2/98, यहाँ हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा 365 इंटू में 100, साल में दे तो बता तो रखे नहीं कितने दिन है, तो पहले नीचे का कर लेता हूँ, 98 इंटू 20 हो जाएगा 1960, 1960 डिवाइड कर देते हैं 1960 से, इंटू में कर देते हैं 100, ये आ रहा है 37.244%, 37.244%, इतना आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब सुनो पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला। अ रिव्यू ऑफ कंपनी रिकॉर्ड बाय द ओनर मिस्टर गौतम रिवील दैट पेमेंट आर यूजुअली मेड 15 दिन आफ्टर परचेज आर मेड। अब देखो ये कितने पागल हैं, अरे बेटा अगर आपको 2/10 नेट 30 मिला, या तो 10 दिनों में पेमेंट कर दो या पूरे 30 दिन रुक के पेमेंट करो ना, तुम 15 दिन में पेमेंट क्यों कर रहे हो। अगर तुम 15 दिन में पेमेंट कर रहे हो ना तो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, ना तुम अपना क्रेडिट पीरियड अच्छा यूज कर रहे हो, तो तुम ये काम गलत कर रहे हो। देखो अगर मैं आपको बोलूं 15 दिन पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, तो कॉस्ट कितनी बनेगी, देखो 2/98 ठीक है, 365 ठीक है, इंटू 100 ठीक है, लेकिन अगर आप बेटा 15 दिनों में पैसा दे रहे हो तो 15 माइनस 10 नीचे लूंगा, मतलब 5 लूंगा, क्योंकि आप 15 दिनों के अंदर सेटल कर रहे हो, जबकि 10 दिनों पे तो कैश डिस्काउंट है, तो ये सिर्फ 5 दिनों का हो गया। अब निकालना एक बार, अब कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 98 इंटू 5 490, और 490 और ऊपर है 730, 730 डिवाइड बाय 490 इंटू में 100, मतलब भाई मेरी कॉस्ट तो 148.97%, इतनी कॉस्ट मेरी जा रही है, ठीक है।
यहां तक सही है। और ये पेबल का केस है, और पेबल का केस है तो भाई मैं बोल सकता हूं अगर पेबल का केस है समझना ये मेरा बेनिफिट है, मतलब इतना ज्यादा पर एनम मेरे को इतना फायदा होगा। अगर मैं डिस्काउंट के केस में देखूं कि मेरे को फायदा कितना हो रहा है। व्हेन आस्क्ड बाय द फर्म डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ इट डिस्काउंट, फर्म से पूछा तुम डिस्काउंट का एडवांटेज क्यों नहीं ले रहे हो, तो अकाउंटेंट है रोहित, और अकाउंटेंट होते हैं पागल, अकाउंटेंट कसम से पागल होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है ये नॉर्मल अकाउंटेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस्ट तो सिर्फ 2% आ रही है। अबे 2% तो सिर्फ 5 दिन की है चाचा, पूरे साल की थोड़ी है। और तू इस 2% को कंपेयर कर रहा है बैंक लोन से, अरे बैंक लोन का पूरे साल का होता है, तू 2% से कंपेयर कैसे कर सकता है, तो दोनों को पूरे साल में लाना पड़ेगा। तो देखो वही नीचे लिखा है कि भाई इसने गलत करा बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे तो 149% आ रहा है, तो आप बहुत गलत कर रहे हो अगर आप कैश डिस्काउंट नहीं ले रहे हो, क्योंकि यहाँ बेनिफिट आपका 149 है जबकि बैंक से इतना सा है खाली। तो कैश डिस्काउंट ना लेना बहुत गलत है, 149% आ रहा है, यही सब लिखा है कि इसने ये गलत करा। ठीक है, तो पहला तो हमने बताया मिस्टेक क्या करी। अब उसने बोला अगर फर्म बैंक से बोरो ही नहीं कर सकता और वो फोर्स होता कि सारा का सारा काम उसे ट्रेड क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही करना है, तो आप क्या सजेशन दोगे रोहित को। पहले पूरा क्वेश्चन समझाता हूं फिर डाउट लूंगा। आप रोहित को क्या सजेशन दोगे अगर उसे एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कम करनी है। तो भाई मैं अपने रोहित को यह सजेशन दूंगा कि आपके क्रेडिट टर्म चल रहे हैं 2/10 नेट 30। अगर आप बैंक पे इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हो, अरे आप कम से कम अपना क्रेडिट पीरियड तो पूरा यूज करो 30 दिन का। आप 15 दिनों में पेमेंट क्यों कर रहे हो। अगर आपको कैश डिस्काउंट के लिए पैसा नहीं भी मिल रहा कोई बात नहीं, आप बैंक से बोरो करके पैसा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप पीरियड तो पूरा यूज करो ना 30 दिन का, क्योंकि अगर आप 30 दिन का पीरियड यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी 37.244। तो यहां पर इन्होंने कॉस्ट निकाल के नहीं दिखा रखी, पर इन्होंने बोला पेमेंट जो है पूरे 30 दिन में करो, क्योंकि पेमेंट पूरे 30 दिनों में करोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, अब एक बार देख लें सर 149 वाला दोबारा रिपीट कर दो, 5 दिन कैसे आया एंड क्यों आया अभी बता देता हूं। और क्या बोला, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होंगी फिर। अरे ये तो पहले वाला था, हाँ ठीक है बेटा, क्यों आया ध्यान से देख। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। हमारे क्वेश्चन में था बेटा 2/10 नेट 30, तो बेटा ये 2/10 नेट 30 तो सिर्फ जब होना चाहिए था अगर 30 दिन में आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 30 दिनों में पेमेंट करते तो आप क्या करते, 2 लेते, नीचे 98 लेते, यहां पर लेते 20, क्योंकि यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आता है, ऊपर आएगा 365 और इसमें आ जाएगा 100, 365 या 360 जो भी आ रहा है। ठीक है, अब बेटा एक बात समझो भले क्रेडिट पीरियड 30 दिन है पर कलेक्शन पीरियड तो 15 दिन है ना। हमारे लिए काम का कलेक्शन पीरियड होता है, क्योंकि आप तो 15 दिनों में पैसे दे रहे हो, आप 15 दिनों में पैसे दे रहे हो, सामने वाले को 15 दिनों में पैसे मिल रहे हैं। और अगर 15 दिनों में पैसे मिल रहे हैं तो रियल में ये टर्म्स तो ये रही नहीं, रियल में तो टर्म्स ये हो गई 2/10 नेट 15, तो इस हिसाब से कॉस्ट निकालनी चाहिए। तो तुम कितना गलत काम कर रहे हो कि ना तो तुम डिस्काउंट ले रहे हो और ना तुम अपना क्रेडिट पीरियड पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में था क्या समझना, पहले पार्ट में उसने पूछा क्या रोहित कोई गलती कर रहा है, हमने बोला रोहित बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि रोहित 14% का जो पर एनम बैंक का इंटरेस्ट है उसे 2% कैश डिस्काउंट से कंपेयर कर रहा है, जबकि 2% तो कंपनी के सिनेरियो के हिसाब से 5 दिन का है, खाली सिर्फ 5 दिन का, क्योंकि आप 10 दिन पे पेमेंट ना करके 15 दिनों पे कर रहे हो, तो 2% तो सिर्फ 5 दिनों का फायदा है। अगर पूरे साल का निकालोगे कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा, इसको लेना चाहिए था आपको, नहीं लिया, पहली गलती। दूसरा, अगर आपको सजेशन देना भी है कि अगर आप डिस्काउंट नहीं भी लेना चाहते हो तो यार एटलीस्ट 2/10 नेट 30 पे रहो, तो भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर बैंक से नहीं मिल पा रहा सामान तो इस पे रहो, इस पे आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। हमने तो वो निकाल के भी बता दी कि इतनी आएगी। अब आप बताओ क्लियर हुआ। बाकी टीचर्स मतलब मैंने काफी जगह देखा ये छुड़वा दिया जाता है टॉपिक, बट बेटा इसको बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि पेपर में आया 2 क्वेश्चन आएंगे तो स्टडी मैट के क्वेश्चन आएंगे और आपको आने चाहिए। ठीक है एक बार जरूर करना इनको, ठीक है। बाकी मैंने इन डिटेल पूरा बताया, अच्छे से बताया है, ठीक है। चलो आओ अब इसके बाद चलते हैं मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर जरा आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर बस मेरे को एक बार आपको ऊपर ऊपर से दिखाने हैं। मॉडल टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन बढ़िया है बस, जिसके ऊपर मैं वैसे भी इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन फैक्टरिंग का आया, ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसने बोला टोटल सेल इतनी है जिसमें से 80% क्रेडिट है। ये अभी एक पेपर में केस स्टडी आई हुई थी, आप करके देख लेना। तो हम सारा क्वेश्चन क्रेडिट सेल के हिसाब से करेंगे। 2/40 नेट 120, आपको पता है कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 40 दिनों में दिया, बाकी टोटल 120 दिन है, ठीक है। ठीक है, रिसीवेबल कलेक्ट होने ऑन एन एवरेज 120 डेज, तो कलेक्शन पीरियड भी बता दिया। अब देखो यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, यहाँ कलेक्शन पीरियड मेरे को निकालना पड़ेगा। देखो कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा,
50% कस्टमर हैं जो डिस्काउंट ले रहे हैं। अगर 50% कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं तो 50% को मल्टीप्लाई करना 40 दिनों से, क्योंकि ये 40 दिनों में पैसे दे रहे होंगे। बाकी के 50% पैसा दे रहे हैं 120 दिन में, देखो लिखा है 120 दिन में, तो कलेक्शन पीरियड कितना हो गया, ये आ गया 20 और ये आ गया 60, तो कलेक्शन पीरियड 80 हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। अगर देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इन्होंने कलेक्शन पीरियड कहीं ना कहीं तो निकाल रखा होगा तो 80 दिन का लिया होगा ये देखो 80 दिन का ले रखा है, ये उन्होंने 80 दिन का ले रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन पूरा नॉर्मल है, इस क्वेश्चन को आप करके देख सकते हो, कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना बाकी और दिखा देता हूं सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर में। सेकंड में तो इसका क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं एक बार। थर्ड में आया, ये थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें था शायद इसका क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। ये किसका क्वेश्चन था? ये तो कैपिटल बजटिंग है, हटाओ। लीवरेज, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज रेशियोस, डिविडेंड, इसमें भी इसका क्वेश्चन नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, लीवरेज आ गया, रेशियो यहाँ होगा क्वेश्चन इसका शायद, ये रहा रिसीवेबल मैनेजमेंट। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। 1/10 नेट 45 आपको दे रखा है, करंट बेड डेट का लॉस दे रखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है। आगे वो 2/10 नेट करना चाहते हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन अपन ने करा है, 1/3 एग्जिस्टिंग का होगा, पूरा क्वेश्चन सेम है। बस इस क्वेश्चन में एक चीज है खाली, क्या आपको सेल्स निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आपको बस यहाँ सेल निकालनी पड़ेगी, बाकी पूरा क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग दिया है इन्होंने। ठीक है, बस इन्होंने बोला देखो 50% एंड 80% कस्टमर, पूरा क्वेश्चन सेम है। अब सर सेल कैसे निकलेगी? देखो आपको बैलेंस शीट में डेटर दे रखे हैं, आपको बैलेंस शीट में डेटर दे रखे हैं, डेटर का अमाउंट कैसे निकलता है वो आपको आता है। तो डेटर का जो अमाउंट होता है वो निकलता है सेल्स इनटू में एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय पूरे साल के दिन। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सेल आ जाएगी। सेल आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। डिट्टो सेम क्वेश्चन उठा के आईसीएआई वाला दे रखा है, बस एक चीज चेंज करिए। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है देखो, पैसा कितने दिनों के लिए ब्लॉक होता है? 30, पूरे साल में मान्य 360 दिन। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, करके देखोगे आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन बस यहाँ बढ़िया है जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरे को अपने रेगुलर बैच में कराना है वो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो यही वाला क्वेश्चन है क्या? एक बार देख लूं। नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल है, ये फैक्टरिंग का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। कलेक्शन पीरियड दे रखा है, सेल दे रखी है, क्रेडिट टर्म्स 30 डेज का है, बट रियल में कलेक्शन अगर 60 दिनों में आ रही है तो अपन 60 दिन मान के चलेंगे, 30 दिन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कलेक्शन पीरियड मानना होता है। बाकी ये लिखा है कि इतने पैसे आपके बचेंगे, टोटल पूरा क्वेश्चन फैक्टरिंग वाला, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करके देख लेना। ठीक है इसलिए बस मैं एक बार ऊपर ऊपर से आपको सारे क्वेश्चन दिखा जरूर रहा हूं, बाकी आप करके देखोगे तो अच्छा ही है। 7th मॉडल टेस्ट पेपर में था वो शायद, अभी देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग हो गया, ये हो गया, ये देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, जोमो लिमिटेड, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी बेटा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है। तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरा हाथ से करके दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को अभी आप रुक जाना, इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ करना। ठीक है, यहाँ लिख लेना मॉडल टेस्ट पेपर कौन सा है, ये है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर, कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर था, नीचे ही कर देना चाहिए था मेरे को। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 है। तो ये 6 वाला जो क्वेश्चन है ये मैं कराऊंगा आपको, आप छोड़ देना, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, मैंने लिख भी दिया और मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आज ही आ जाएगी रात तक। ठीक है, क्योंकि आज ही मेरे को रेगुलर बैच में कराना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 7 में चलें तो 7 में कोई क्वेश्चन है क्या? ये वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन है, नॉर्मल छोड़ दो। और 8 में देखूं तो लीवरेज, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, वर्किंग कैपिटल, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद आप रिसीवेबल पेबल का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको बता देता हूं एक चीज, आईसीएआई के जब लास्ट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे ना, आईसीएआई के जब लास्ट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें बिल की पेमेंट आपको ऐसे मिल रही है, पहले 30 दिनों में पेमेंट मिल रही है 15% ऑफ बिल। ठीक है, फिर मिल रही है अगले 60 दिनों में 34% ऑफ बिल, ऐसे करके एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ खोलूंगा, अभी टाइम लगेगा, या मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। फिर बाकी के 90 दिनों में पेमेंट मिल रही है जितनी भी है 27%, और लास्ट का 1% नॉन रिकवरी है, ऐसा करके एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉन रिकवरी वाला तो बेड डेट हो गया, इन सब के लिए आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ना कम से कम पीछे 13-14 बार आ चुका है आईसीएआई की आरटीपी में, एमटीपी में। एक बार ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में गलती कर रखी है, क्या गलती करी हुई है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रखी है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स तो लिया है, और वेरिएबल और फिक्स के साथ साथ रिकरिंग एक्सपेंस भी ले रखे हैं, जबकि रिकरिंग एक्सपेंस 5000 ये लेने नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट एडमिन कॉस्ट है।
क्रेडिट एडमिन कॉस्ट कभी लेते नहीं है, पर आईसीएआई ने गलती कर रखी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से इसका सजेस्टेड आंसर ऐसे ही आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 3 चीजें आएंगी, आनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा है, लो मैं आपको दिखा भी देता हूं कौन सा क्वेश्चन है वो, तो उस क्वेश्चन को भी प्लीज आप एक बार देख लेना। ये देखो यहाँ पर है क्या, ये रहा आईसीआई का स्टडी मटेरियल। मैं गया स्टडी मटेरियल पे, ये मैं गया इंटरमीडिएट पे एफएम, ये आ गया मैं एफएम के वर्किंग कैपिटल पर, और वर्किंग कैपिटल के बिल्कुल लास्ट वाले में जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसी में ना लास्ट में बिल्कुल, तो आप लास्ट वाले में जाना। ये देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गए। अब इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे डेटा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है मैं आपको सारे बता देता हूँ, आप सारे करके देखना, क्योंकि इसमें पीछे के क्वेश्चन अच्छे हैं। इलस्ट्रेशन मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है आपके साथ, ठीक है। लो अगर मैं इसको बड़ा भी कर दूं, ये लो, तो देखो डेटर के ऊपर जो आपके क्वेश्चन आएंगे, पहला ये इंक्रीमेंटल अप्रोच का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको जरूर करके देखना, क्योंकि इसमें सेल नहीं है तो कॉस्ट के हिसाब से डिसीजन लिया गया है और नेट बेनिफिट निकाला है। तो 11 क्वेश्चन अच्छा है, लिख लो 11 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 12 क्वेश्चन भी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट अच्छा है इसमें, बेड डेट वाला, कि बेड डेट की परसेंटेज निकालनी है। तो 11 अच्छा है, 12 अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन है वो 13 में देखो नॉन रिकवरी है ना, और 13 में देखो एक चीज बताता हूँ, ये देखो यहाँ लिखा है रिकरिंग एक्सपेंस है 5,000 रुपए पर एनम, रिकरिंग एक्सपेंस 5,000 है। तो देखो मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। इसका आंसर दिखाने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे डेटर मैनेजमेंट पे लिख देते हैं लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चन जरूर करना। 3 क्वेश्चन कौन कौन से आपके, 11, 12, 13। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चन जरूर करना, 11, 12, 13, जिसमें 13 क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, और क्वेश्चन नंबर 11, 12 भी बहुत अच्छे हैं। तो 11, 12, 13 कर लो, खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो इसकी आपको दिखा देता हूं, जब अपन नीचे 13 के आंसर पे जाएंगे ना, मैं एक बार जाऊं 13 के आंसर पे देखना, ये देखो ये आ गया 13 का आंसर। अब 13 के आंसर पे नीचे देखो जो इन्होंने बेड डेट निकाल रखा होगा ना, वो दिखाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, ये देखो इन्होंने टोटल कॉस्ट ले रखी है, ये देखो ये थी 14,55। ये देखो यहाँ पर इसने वेरिएबल के साथ साथ रिकरिंग कॉस्ट को भी जोड़ दिया 5,000, ये हो गई 14,55, और इन्होंने 14,55 के हिसाब से निकाल रखा है। जैसे देखो 14,55,000 का 15% करो, 14,55,000 का करो 15%, ये आ रहा है 218,250। ये देखो ये कॉस्ट इन्होंने यहाँ ले रखी है 218,250 पे, इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है, जबकि निकालनी चाहिए थी 14,50,000 पे, निकाल रखी है 14,55 पे। ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी अपना सारा कुछ हो चुका है, बाकी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती भी है तो वैसे तो आप सबके पास ही मेरा नंबर है, बट स्टिल अगर आपको नंबर चाहिए, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए 9971752041 जरूर जरूर पूछना। बाकी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है गाइस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डेटा मैनेजमेंट में कोई दिक्कत या अच्छे से क्लियर हो गया। चलो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।